जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसके अंतर्गत हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पूरा कर लिया है। और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, जिसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं गोरखा शासन और उसके बाद आंग्ल यहाँ पे गोरखा युद्ध भी हमने पढ़ लिया है और हमारा चल रहा है अब टिहरी रियासत। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा-सा पहले रिकॉल करते हैं कि हमने देखा था कि हमारा जो उत्तराखंड है, इसमें उस टाइम का जो राजनीतिक वहाँ पे स्थिति थी, कुछ इस तरह से थी। तो यहाँ पे हमने कहा था कि अलकनंदा नदी को ब्रिटिश ने मैंने कहा था कि आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने यहाँ पे हमारे अलकनंदा नदी को यहाँ पे सीमा बना दी थी और उसके ऊपर वाले क्षेत्र को इन्होंने टिहरी रियासत के राजा को दी थी, जिसे कि यहाँ पे टिहरी रियासत पड़ते हैं और बाकी पूरे के पूरे क्षेत्र में यहाँ पे ब्रिटिश शासन चलता है और उस पूरे क्षेत्र को एक यहाँ पे नॉन रेगुलेशन एक्ट के तहत यहाँ पे एक अधिकारी जो यहाँ का पूरा शासन प्रशासन देखता है, उसे हम कहते हैं कमिश्नर। क्या कहते हैं? कमीशन, जिसको कि हमको अलग से पढ़ना है, कुमाऊं की कमिश्नरी को पढ़ना है हमको, तो उसे हम पढ़ते हैं कुमाऊं कमिश्नर। क्या पढ़ते हैं? कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और पहले हम क्लियर करते हैं यहाँ पे टिहरी रियासत को। और टिहरी रियासत मैंने कहा था कि पौड़ी से ऊपर मतलब जो तुम्हारा टिहरी हो गया, पूरा का पूरा टिहरी हो गया और यहाँ पे उत्तरकाशी और थोड़ा थोड़ा हमारा रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र जो है कि यहाँ पे टिहरी रियासत हुआ करती थी। और वहां पे सबसे पहले तुम्हारे पास कौन थे? सुदर्शन शाह। इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया किस प्रकार से इन्होंने 1815 को अपनी राजधानी टिहरी को स्थापित किया था, क्योंकि पहले राजधानी तुम्हारे पास क्या थी? श्रीनगर की थी। श्रीनगर थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी टिहरी को स्थापित करते हैं। फिर से वहाँ पे अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः स्थापित करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो भी काम करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे यहाँ पे तुम्हारा सुदर्शन शाह के बाद तुम्हारे पास कौन आते हैं? भवानी शाह। फिर तुम्हारे पास आते हैं प्रताप शाह। कौन आते हैं? प्रताप शाह। ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, एक पढ़े लिखे राजा हुआ करते थे। इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। और प्रताप शाह के बाद तुम्हारे पास कौन आते हैं? कीर्ति शाह आते हैं। कौन आते हैं? कीर्ति शाह आते हैं। और ये तुम्हारे पास आते हैं 1913 तक। कब तक है? 1913 से। और आज का हमारा टॉपिक है वो है नरेंद्र शाह। कीर्ति शाह के अब मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे तो उनका सही चल रहा था, क्योंकि वहां पे देव शक्ति सिद्धांत हुआ करता था, पूरा राजा पे सब पूरी जनता का एक विश्वास हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारा टिहरी रियासत वाले हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के साथ क्या थे? उनके संबंध अच्छे थे। क्या थे? अच्छे थे। आपने देखा था कि कीर्ति शाह को मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास 1898 में मैंने कहा था कि इनको इन्होंने यहाँ पे कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, ठीक है। फिर केसीएसआई की उपाधि थी 1901 में, ठीक है। फिर सर की उपाधि थी 1903 में। तो मतलब कि ये उपाधियां इसीलिए मिली है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का तुम्हारे पास से यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति भी हुई थी जब, तो 1857 की क्रांति में भी पूर्ण रूप से सुदर्शन शाह ने किसका सहयोग किया था? ब्रिटिश सेना का सहयोग किया था। तो कहीं न कहीं इनके ब्रिटेनों के साथ संबंध क्या रहे होंगे? अच्छे रहे होंगे। अब जो धीरे-धीरे ये लोग आएँगे, यहाँ पे पढ़े-लिखे आएँगे, तो ये क्या करेंगे कि जो पूरे के पूरे भारत में यहाँ पे साम्राज्यवादी विस्तार नीति क्या थी? साम्राज्यवादी तुम्हारे पास ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार की जो साम्राज्यवादी नीति थी, वो भी तुम्हारे पास यहाँ पे टिहरी रियासत में भी यहाँ के राजा क्या करेंगे? अपने जनता पर उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इन्हीं का विरोध आप देखते हैं कि कीर्ति शाह के शासनकाल से क्या हो गया था? शुरू हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कहा था कि एक 1903 का कुंजड़ी वन आंदोलन क्या था? कुंजड़ी वन आंदोलन। और एक 1907 का खसपट्टी आंदोलन क्या था? खसपट्टी आंदोलन, ठीक है। उसको कहते हैं डंडा। क्या कहते हैं? डंडा। टिहरी राज्य में होने वाले विद्रोह को वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इतिहासकार डंडा कहते हैं, ठीक है। और जिसमें से हमने कहा था कि 1903 और 1907 में तुम्हारे पास क्या होता है? यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुआ करते थे टिहरी रियासत के उसमें, ठीक है। जो उनके द्वारा नीतियाँ लाई गई थी, उनके विरोध में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आंदोलन होने शुरू हो गए थे। और आज हमको देखना है कि नरेंद्र शाह के शासनकाल में क्या-क्या होता है, क्या-क्या यहाँ पे ऐतिहासिक घटनाएँ होते हैं और क्या-क्या यहाँ पे नरेंद्र शाह अपने राज्य में कार्य करते हैं। तो आज का टॉपिक लिखो नरेंद्र शाह। अब नरेंद्र शाह, अब देखना है कि नरेंद्र शाह के बाद क्या हुआ। अब नरेंद्र शाह इसमें सबसे पहले लिखना है कि इनका शासनकाल था सन 1913 से लेकर 1946 था, ठीक है। अब जो ये इससे पहले तुम्हारे पास कीर्ति शाह थे, ये थोड़ा-सा मतलब कि पहले तुम्हारे पास इनकी डेथ हो चुकी थी, कम उम्र में इनकी क्या हो गई थी? यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसलिए इनके बाद इनके पुत्र नरेंद्र शाह को तुम्हारे पास क्या बनना पड़ा? राजा बनना पड़ा। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि प्रताप शाह के बाद तुम्हारे पास कौन बनते? कीर्ति शाह बनते ना। तो मैंने कहा था कि कीर्ति शाह तो उस टाइम उनकी उम्र, क्योंकि कहीं न कहीं इनको 18 साल क्या करना पड़ता है?
18 साल पूर्ण होने के बाद ही ये राजा बनेंगे, किसी रियासत के बनेंगे, राजा बनेंगे, क्योंकि ये अब ब्रिटिश काल में आ गया। किसमें आ गया? ब्रिटिश काल में आ गया, उनके नियमों के अनुसार इनको चलना पड़ेगा। कीर्ति सागर मैंने कहा था कि यहाँ पे शासन करने के लिए इनकी संरक्षिका बनती है, एक संरक्षिका बनती है, वो तुम्हारे पास कौन थी? महारानी महारानी गुलेरिया। कौन थी? महारानी गुलेरिया, ठीक है। जिस प्रकार से कीर्ति शाह की यहाँ पे संरक्षिका तुम्हारे पास कौन थी? महारानी गुलेरिया थी। उसी तरह से यहाँ पे जो तुम्हारे पास राजा नरेंद्र शाह थे, वो भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर चुके थे, इसलिए उनकी संरक्षिका के तौर पर तुम्हारी थी महारानी नेपालिया। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है कि नरेंद्र शाह की संरक्षिका तुम्हारे पास कौन थी? महारानी नेपाल है, मतलब कि पूरा का पूरा शासन कौन करिए अब? महारानी नेपाल है, ठीक है। तो इनके अब यहाँ पे जो नरेंद्र शाह थे, अब देखो एक महिला तो पूरे राज्य को चला नहीं पाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो 1840 के बाद मैंने कहा था कि पूरे के पूरे टिहरी रियासत पे ब्रिटिश सरकार का जो प्रतिनिधि था वो तुम्हारे पास कौन था? कुमाऊं कमिश्नर। कौन था? कुमाऊं कमिश्नर। मतलब कि वहां पे जितने भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, उन पर ध्यान तुम्हारे पास कौन देता था? कुमाऊं कमिश्नर देता था। तो इसलिए कुमाऊं कमिश्नर वहां पे इस नरेंद्र शाह के संरक्षण समिति के अध्यक्ष भी बनते। कौन? एक कुमाऊं प्रशासक थे, उनका नाम तुम्हारे पास क्या था? सेमियर। क्या था? सेमियर था। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनके संरक्षण समिति का मतलब कि तुम्हारा शासन तो नेपाल ने किया, लेकिन इनके समिति में तुम्हारे पास 2-3 सदस्य और थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास अंग्रेजी शासक सेमियर। कौन थे? सेमियर। और इनके अन्य समिति के सदस्य तुम्हारे पास कौन थे? एक विचित्र शाह थे, एक भवानी दत्त उनियाल थे, और एक थे तुम्हारे पास हरिकृष्ण राठौड़। इन नामों को आपको भी ध्यान में रखना है, कभी पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन से व्यक्ति नरेंद्र शाह की संरक्षक समिति के सदस्य थे या नहीं थे, ठीक है। तो सेमियर हो गए, विचित्र शाह, भवानी दत्त उनियाल और हरिकृष्ण रतोड़ी। और सबसे इसमें से अगर पेपर में आता है, एक आता है कि भवानी दत्त उनियाल से सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। भवानी दत्त उनियाल ने सन 1917 में यहाँ पे सेमियर, इसमें थोड़ा सा वर्ड में सेमियर नाट्य क्लब, क्या है? सेमियर नाट्य क्लब की यहाँ पे स्थापना करी थी। अब वो तुम्हारे पास किसने करी थी? भवानी दत्त उनियाल ने। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देना, भवानी दत्त उनियाल ने करी थी। अब वो करी थी आपके 1917 में। कब करी थी? 1917 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम के राज्य में, क्योंकि अंग्रेजी शासक थे, तो उनको अब देखो जैसे आप लोग देते होंगे राज्य में कभी कभी कोई प्रदर्शनी होती है, ठीक है, नाटक के तौर पर होती है, मतलब कि एक मनोरंजन के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे टिहरी राज्य में वहाँ के नाट्य के लिए, किसके लिए? नाट्य के लिए, और वहाँ की संस्कृति के लिए, सांस्कृतिक के लिए, किसके लिए? सांस्कृतिक के संरक्षण के लिए, किसके? संरक्षण के लिए तुम्हारे पास एक समिति बनाई जाती है, वहाँ के संस्कृति के उसको आगे बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे एक क्लब की स्थापना होती है, जिसे हम कहते हैं सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना होती है। और वो तुम्हारे पास कौन करते हैं? भवानी दत्त उनियाल जी करते हैं, 1917 में करते हैं, ठीक है। ये बहुत अब देखो आप लोग देख रहे हो कि एक नाट्य क्लब कर रहे और अपनी लोक संस्कृति का बताने के लिए कर रहे, और वो भी तुम्हारे पास किसके नाम पे रख रहे हैं? अंग्रेजी नाम पे रख रहे हैं। किसके नाम पे? सेमियर के नाम पे। किस नाम पे? तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि टिहरी रियासत का कहीं ना कहीं यहाँ पे अंग्रेजों के साथ संबंध क्या होंगे? बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट लेना, अब हरिकृष्ण रतौड़ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भवानी दत्त उनियाल से सिर्फ ये याद है कि सेमियर नाट्य क्लब की स्थापना इन्होंने की थी। फिर इनका विवाह होता है तुम्हारे पास कमलेंदुमती शाह। कहाँ से होता है? अब देखो ये तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक जैसे हमारे पास रियासत है, कौन सी रियासत है? टिहरी रियासत। कौन सी है? टिहरी रियासत। तो वहां पे तुम्हारी थी क्यूंठल। कौन सी थी? क्यूंठल रियासत। और इस क्यूंठल रियासत की दो सगी बहनें, इस क्यूंठल रियासत की दो सगी बहनें थी, उनका नाम था कमलेंदुमती शाह और इंदुमती शाह। और इनका विवाह तुम्हारे पास किसके साथ होता है? राजा नरेंद्र शाह के साथ होता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब ये तुम्हारी महारानी है, महारानी, ठीक है, महारानी कमलेंदुमती शाह और महारानी इंदुमती शाह। ठीक हो गया। 1921 में, अब इसके बाद जो नरेंद्र शाह दूसरा कार्य करेंगे, ये 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? नरेंद्र नगर की स्थापना करते हैं। और जब इस नरेंद्र नगर की नींव रखते हैं, 1921 में रखते हैं, 1925 में जब ये पूर्ण रूप से बन जाता है, तो उसको अपनी राजधानी क्या करते हैं? यहाँ पे स्थापित करते हैं 1925 में, ठीक है। और कब याद है कि जो तुम्हारे पास राजधानी है कौन सी? नरेंद्र नगर है, तुम्हारे पास टिहरी से स्थापित कब हुई? तो 1925 में राजधानी ट्रांसफर हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नरेंद्र नगर का अगर प्राचीन नाम आता है, तो वहां पे एक ग्राम था, उसका नाम था ओढ़ाथली। क्या था? ओढ़ाथली। ओढ़ाथली नाम का एक ग्राम था, और उसी को इन्होंने डेवलप किया। और बाद में उन्होंने, मैंने कहा था ना कि जो तुम्हारे पास प्रताप शाह थे, उन्होंने यहाँ पे प्रताप नगर की क्या स्थापना की? प्रताप
1877 में इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना करी थी और तब से अपने नाम पर इनको शहर बसाने की यहाँ पे क्या हुई थी, एक प्रथा प्रकार के बन गए थे, ठीक है? तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे उड़ाथली ग्राम को इन्होंने डेवलप किया और उसको अपने नाम पे रखा क्या? नरेंद्र नगर। देखो नरेंद्र नगर तो इन्होंने अपने नाम पे रखा है ना, जब इन्होंने इसको पूरा डेवलप किया, ठीक है? तो उससे पहले वहाँ उस जगह का नाम तुम्हारा क्या था? उड़ाथली, क्या था? उड़ाथली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो तुम्हारा नरेंद्र, अब इसको दोबारा इम्पोर्टेंट इन्होंने काम किया, इनकी उसमें नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना की। किसने की? नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना तुम्हारे पास हरिकृष्ण रतूड़ी ने की थी। अब ये एक तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास वो होता है ना, एक प्रकार से न्यायिक क्या? न्यायिक संहिता का काम करता है। किसका? न्यायिक संहिता का काम करता था। मतलब कि उस टाइम पे जितने भी जो उनके न्यायालय हुआ करते थे, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे कोई भी कोर्ट है, तो उसमें एक संहिता के तौर पर संहिता तुम्हारे पास क्या होती है? देखो, अब न्यायिक संहिता जैसे आज देते हैं कि भारतीय न्याय संहिता क्या है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? तो भारत में जैसे अगर कोई अपराध करते हैं उसके लिए तुम्हारे पास दंड कौन सा होगा, कितने अपराध होंगे, किस चीज के लिए कौन सा दंड है, ठीक है? किसके लिए, अब किस अपराध के लिए कितना दंड देना होगा, ठीक है? उस पूरा न्यायिक प्रक्रिया के लिए एक पुस्तक बनाए, इस पूरे जिसमें हम उसका पूरा संकलन करते हैं, पूरा उन चीजों का संग्रह करते हैं, उसे हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। जिसका कि प्राचीन नाम तुम्हारा भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं उसको? भारतीय दंड। मतलब कि उन जितने भी प्रकार के अपराध है उनके लिए जितने भी दंड है, जितने प्रकार के अपराध है, ठीक है, उन सबको हमने एक किताब में उनका संकलन किया है, उसे हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? उन दंडों को हम संहिता लिखते हैं और उस पूरी किताब को कहते हैं भारतीय दंड संहिता, जो कि अब उसका नाम 1923 से, सॉरी 2023 से तुम्हारे पास हो गया भारतीय न्याय संहिता हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हमको, तो उस टाइम पे वहाँ पे जितने भी क्राइम थे उस टिहरी रियासत के अंतर्गत जितने भी न्याय होते थे वो तुम्हारे पास इस संहिता को कोट करके होते थे। तो इसीलिए हरिकृष्ण द्वारा यहाँ पे नरेंद्र हिंदू लॉ की स्थापना की जाती है, ठीक है? जैसे उस टाइम पे इन्होंने लिख दिया कि भाई मर्डर करने के लिए 7 साल की क्या होगी तुम्हारे पास सजा होगी, ठीक है? तो उन्होंने उस किताब में, उस पूरे किताब में उसको लिख दिया, किसके लिए कौन से होगा, रूल रेगुलेशन पूरा तुम्हारे पास किसमें था? नरेंद्र हिंदू लॉ में। दूसरा काम इन्होंने क्या करा, इन्होंने सन 1916 में अपने राज्य में क्या करा था, भूमि बंदोबस्त किया था। मैं पहले कह चुका हूँ कि टिहरी रियासत में उस टाइम पे ऐसा तो कोई था नहीं कि टैक्स, ठीक है? जैसे आजकल तो बहुत सारे टैक्स पड़ते हैं, जीएसटी है, इनकम टैक्स है। उस टाइम पे भू राजस्व का एक ही स्रोत था तुम्हारे पास, कौन सा था? भूमि। क्या था? भूमि था। और इसीलिए हर राजा तुम्हारे पास भूमि के सुधार के लिए वहाँ के मतलब उत्पादन के कितना बढ़िया वहाँ पे उत्पादन हो सके, हर बार अपने अपने शासन तुम्हारे पास क्या करता है? बंदोबस्त। क्या करता है? एक समय के लिए तुम्हारे पास क्या करते हैं? बंदोबस्त करते हैं। ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले 1916 में यहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि 1873 में, कितने में? 1873 में मैंने कहा था कि जूलिया पेमाइश होती है, जूलिया पेमाइश होती है, वो तुम्हारे पास कौन करते हैं? कीर्ति सागर करते हैं। कौन करते हैं? कीर्ति सागर करते हैं। उसने ने वहाँ पे अपने राज्य में प्रशासक के तौर पर बना कि कारदार, किसकी नियुक्ति की थी? कारदार, जिसे कि पटवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटवारी ने टैक्स कलेक्टर का काम किया था। तो इसने भूमि बंदोबस्त किया था, इसे कहते हैं डोरी पैमाइश। क्या कहते हैं? डोरी पैमाइश कहते हैं, ठीक है? तो अगर आता है कि नरेंद्र साहब द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त को क्या कहते हैं? तो डोरी पैमाइश। तो इन्होंने क्या कहा था कि अब जैसे अब देखो हमारे पास जो गांव होते हैं वो होते हैं सीढ़ीदार खेत। के होते हैं? सीढ़ीदार, ठीक है? हम लोग के एक खेत के ऊपर एक खेत होता है, ठीक है? तो मतलब फिक्स नहीं है कि इतना लंबा खेत है जिसको कि हम मापने के लिए, तो हम पता है कि इतना ये है, इतनी इसकी लंबाई, इतनी इसकी चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा के चौड़ाई, इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो उस टाइम हमारे यहाँ खेत आप लोग देखते हो कि पहाड़ों में खेत तुम्हारे क्या होते हैं कि कहीं पे क्या होंगे? मोटे होंगे या कहीं पे पतले होते हैं, ठीक है? कहीं पे लंबे होते हैं। तो मतलब कि हम उसको मापने के लिए एक इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे डोरी का यूज़ किया। किसका क्या? डोरी का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? डोरी का यूज़ किया, ठीक है? अब इस डोरी की यूज़ इन्होंने, अब जैसे सपोज़ है इन्होंने, जैसे ये हमारे खेत है, ठीक है? देखो कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं है। तो आमने-सामने वाले मतलब कि इन्होंने यहाँ से फिर यहाँ पे एक खूँटा रख दिया। क्या रख दिया? एक खूँटे पे रख दिया और इन रस्सी को यहाँ पे सीधा करके दिया कि भाई इस रस्सी की लंबाई कितनी है, ठीक है? और यहाँ से दे दें कि इस रस्सी की लंबाई कितनी है, और इन दोनों को जोड़ दिया और उस उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो एक पूरी तरफ की तुम्हारी लंबाई क्या हो जाएगी? इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे डोरी का यूज़ किया था, जिसे हम डोरी पैमाइश कहते हैं। और इस डोरी पैमाइश के निर्माण के लिए उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया था, उस अधिकारी का नाम था तुम्हारे पास जोत सिंह नेगी। क्या था? जोत सिंह नेगी। तो जोत सिंह नेगी अधिकारी के नेतृत्व में उन्होंने यहाँ पे अपनी डोरी पैमाइश भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी। दूसरा कार्य इन्होंने किया क्या था? देखो 1922 में इन्होंने टिहरी में ग्राम पंचायत नियम बनाए थे, ठीक है? सबसे बड़ा काम किया इन्होंने, टिहरी में ग्राम पंचायत नियम बनाया, ठीक है? अब इन्होंने क्या करके, जो तुम्हारे पास होते हैं सयाने लोग, होते हैं
जो उम्र-दराज के लोग हैं, अब उनको देखा, अब देखो यार उस टाइम पे अब तो रोड सड़क तो उस टाइम पे गाड़ी-गुड़ी थी नहीं, ठीक है? अब सपोज़ दैट अब आप लोग खुद देखो, जैसे टिहरी है, ठीक है? ये हमारी टिहरी रियासत है। अब जो तुम्हारे पास नरेंद्र नगर सपोज़ दैट यहाँ पर है, क्या है? नरेंद्र नगर यहाँ पर है। अब नरेंद्र नगर में तो जो हाई कोर्ट है वो सारी यहीं होगा और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, रवाई क्या है? उत्तरकाशी की यमुना नदी घाट में तुम्हारे पास कौन-सा क्षेत्र है? रवाई घाट है जिसको कि 1924 में मिला दिया। अब सपोज़ दैट यहाँ के पट्टी या परगने में अगर कोई ऐसी अपराध होते हैं, कुछ भी होते हैं, जब टैक्स कलेक्ट करने के लिए कुछ भी होता है, चोरी होती है, तो इसको यहाँ आने में कितना समय लगेगा? राजा के दरबार आना-आना तो इसका पूरा 1 महीना निकल जाएगा ना, पैदल आते-आते, ठीक है? तो इसलिए इन्होंने कहा था कि अपने ही क्षेत्र में तुम्हारे पास इन्होंने क्या बनाए, पंचायतों के नियम बनाए, वहाँ की पंचायतों में तुम्हारा पंच बैठाए, क्या बैठाए? पंच बैठाए उन्होंने कहा था कि तुम अपने यहाँ पे स्वशासन करो, मतलब कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि उसका तुम्हारे पास पूरी कार्यवाही तुम्हारे पास कौन करेंगे? पंच लोग करेंगे, कौन करेंगे? पंच लोग करेंगे। तो इन्होंने अपने यहाँ पे पंचायती नियमों को भी बनाया था और टैक्स कलेक्ट करने में भी यहाँ पे जो तुम्हारे पास पंचायत है, वो यहाँ पे इनका साथ देते थे। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, इन्होंने सबसे बड़ा बात क्या है यहाँ पे इन्हें गढ़वाल का शेरशाह-सूरी कहा जाता है। जिस प्रकार से शेरशाह-सूरी ने यहाँ पे भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है? ग्रांड ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की है, ठीक है? उसने यहाँ पे मतलब कि हमारे भारत में दिल्ली हो गया, तुम्हारा बिहार हो गया, इनको आपस में जोड़ा था। जिस प्रकार से शेरशाह सूरी ने यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया था, उस प्रकार से शेरशाह सूरी ने हमारे यहाँ पे सॉरी किसने? नरेंद्र शाह ने यहाँ पे सड़कों का यहाँ पे जाल बिछाया था, इसलिए उन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी कहते हैं, ठीक है? अब 1 नंबर क्वेश्चन आ गया अगर दूसरी बात उन्होंने 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। अब राज्य प्रतिनिधि सभा क्या थी? जो वहाँ पे जो प्रमुख सदस्य थे, उनके राज्य में जो तुम्हारे पास क्या थे? प्रमुख सदस्य थे, उनके परामर्श के लिए उनकी एक समिति बनाई। क्या बनाई? समिति बनाई थी कि तुम लोग राज्य चलाने के लिए कह दो, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा जो राजा थे, वो अपने राज्य में मुश्किल से 1 साल में अगर 12 महीने होते हैं, तो 12 में से मतलब कि 6 महीने तुम्हारे पास हमेशा कहाँ रहते थे? विदेशों में। कहाँ रहते? विदेशों में रहते, ठीक है? उस टाइम के राजा, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग थे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, ठीक है? अंग्रेज़ों के चाटुकार बनने के लिए पूरे पूरी तरफ से। तभी तो यहाँ पे तिलारी कांड होता है, कौन-सा कांड होता है? तिलारी कांड होता है, आप लोगों को पता है कि जलियांवाला बाग के समान मानते हैं इसको। तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे राजा की उस टाइम की थी, अनुपस्थिति थी, ठीक है? तो राज्य प्रतिनिधि सभा बनाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? राज्य प्रतिनिधि सभा। मतलब कि पूर्ण रूप से पूरे राज्य का प्रतिनिधि किसके हाथों पे आ गया? इन सदस्यों के हाथों में आ गया, ठीक है? जिनमें उनके वज़ीर हुआ करते थे, उनके दीवान हुआ करते थे, ठीक है? 1920 में इन्होंने बरा और बेगार जैसी प्रथाओं का क्या कहते हैं यहाँ पे? अंत किया था, ठीक हो गया। 1921 में सर्वप्रथम टिहरी में तुम्हारे पास क्या होती है? यहाँ पे क्या होती है? जनगणना होती है, क्या होती है? और इसका क्या है तुम्हारे पास उमादत्त डंगवाल क्या थे? उमादत्त डंगवाल थे। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होती है? टिहरी में क्या होती है? देखो यहाँ का राजा का विदेश जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ से वो भी दिख रहा है कि यहाँ के लोग क्या-क्या नीतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? क्या-क्या कर रहे हैं, तो उसने भी सबसे पहले अपनी रियासत में तुम्हारे पास क्या कराई थी? जनगणना कराई थी और उस जनगणना के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया था, वो तुम्हारे पास कौन थे? उमादत्त डंगवाल, ठीक है? उमादत्त डंगवाल, इसको ढंग से लिखना। 1938 में उन्होंने टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना की थी, ठीक है? मतलब कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अपने राज्य में एक हाई कोर्ट की स्थापना करी थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश उन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल को नियुक्त किया था। क्लियर हो गया है। अब देखो क्योंकि 1914-1918 तक तुम्हारे पास वर्ल्ड वॉर हो गया था, जिसमें से कि शहीद गब्बर सिंह नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है? विक्टोरिया क्रॉस कौन? गब्बर सिंह नेगी थे और इनकी याद में इन्होंने एक स्मारक बनाया था, कहाँ पे? 1925 में अपने राज्य के अंतर्गत इन्होंने गब्बर सिंह नेगी स्मारक बनाया था। वो तुम्हारे पास किसने बनाया था? नरेंद्र शाह ने ही बनाया था। उन अब यहाँ से थोड़ा स्थिति आप देखो क्या हो जाती है, ठीक है? ये तो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, क्या हैं? इनके द्वारा किए गए कार्य। अब इनके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती है, जो कि इस टिहरी रियासत में एक कलंक का काम करती है। किसका काम करती है? कलंक का काम करती है। अब वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के चैप्टर में हमारा, वो है अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा-सा यहाँ पे देखना है कि अब उस टाइम पे देखो जो भारत में थोड़ा इसको समझना है कि 1965 में 1865 1864 के अधिनियम के अनुसार 1865 में हम देखें कि यहाँ पे एक अधिनियम आता है, उसे कहते हैं भारतीय वन अधिनियम। क्या कहते हैं? भारतीय वन अधिनियम। यहाँ से आपको थोड़ा-सा ढंग से देखना है, ठीक है?
क्योंकि आपको पता है कि 1853 के बाद जैसे धीरे-धीरे यहाँ पे जब ट्रेनें आ गई थी, जब यहाँ पे सुदूर क्षेत्रों में ट्रेनें पहुँच गई थी, तो ट्रेन कुछ भी हर चीज़ के लिए इन लोगों ने मतलब कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास कौन थे अंग्रेज शासक थे, उनको यहाँ पे वनों की महत्ता यहाँ पे हो गई थी, पता चल गई थी कि मैं यहाँ पे वनों का महत्व कितना ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे 2 की चीज़ें थी, एक तुम्हारे पास भूमि थी और तुम्हारे पास क्या थी? वन 2 की तो चीज़ें हमारे पास राजस्व के लिए तुम्हारे पास 2 चीज़ें, एक तुम्हारे पास भूमि है, एक तुम्हारे पास क्या है? वन है। तो इन्होंने वनों के संबंध में कानून बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो अधिनियम आता है, वो 1865 का भारतीय वन अधिनियम आता है, जिसमें कि ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास आम जनता है, उनके वनों के अधिकार को तुम्हारे पास क्या करते हैं? सीमित करते हैं। क्लियर हो गया? और उसके बाद धीरे-धीरे इसमें संशोधन होता है। एक तुम्हारे पास होता है 75 1875 में और फिर एक तुम्हारे पास संशोधन बीच में होते रहता है और एक सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन तुम्हारा था 1927 का वन अधिनियम। क्या था? संशोधन का वन अधिनियम। ठीक हो गया। 1927 का वन अधिनियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये यहाँ पे थोड़ा कहानी तुम्हारी क्या वो करेगा? समाप्त करेगा। अब यहाँ पे हमको थोड़ा इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जैसे अगर हमारे टिहरी रियासत में तुम्हारे पास वन है, क्या है? वन है, ठीक है? अब उस टाइम का जो जो भी तुम्हारे पास प्रत्येक व्यक्ति कौन था? जो तुम्हारे पास प्रति व्यक्ति था, वो कहीं न कहीं पूर्ण रूप से तुम्हारे पास डिपेंड किस पे था? वनों पे था। कई कई इनमें से काश्तकार उनके होंगे, काश्तकार होंगे, ठीक है? मतलब लकड़ी स बनाने वाले उद्योग होंगे, छोटे-छोटे होंगे और यहाँ पे सबसे लकड़ी क्या थी? लकड़ी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास चारा क्या था? चारा। हमारे गायों के लिए चारा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम पे चीज़ें थी और एक तुम्हारे पास बोल दे एक तुम्हारे पास ज़मीन और जल क्या? जल और पौधे और ये ये तो चीज़ें इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में है क्या बताओ? अगर देखा जाए थोड़ा-सा अगर इन्हें मैदानी क्षेत्रों को अगर हटा दिया जाए, तो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में इनके अलावा वैसे तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई किसी कोयले की खान तो है नहीं या उतने यहाँ पे लोहे की खानें तो है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, एक ज़मीन है, एक तुम्हारे पास जल है, एक तुम्हारे पास क्या है? पेड़-पौधे हैं। तो हमारा समाज पहले से हमारा जो परंपरा चली आ रही है, हमारा पूरा का पूरा समाज प्राचीन काल से ही तुम्हारे पास इन चीज़ों पर यहाँ पे डिपेंड है। क्या है? डिपेंड है और इसीलिए इन सारी चीज़ों को हमारे ज़मीन, जंगल, जल जितने भी है उन सब पे तुम्हारे पास कहीं न कहीं प्राचीन काल से ही जो हमारा मनुष्य था, वो इन पे अपना एकाधिकार करता है, अपना पूरा अधिकार मानते हैं। अभी भी आप लोग जैसे कभी गाँव में चले जाना, तो पूरे जंगल को ऐसा लगता है कि उतना बड़ा जंगल है हमारे गाँव का, तो वो मानते हैं हम अभी भी हमको ऐसा फ़ील होता है कि पूरा जंगल किसका है? हमारा है। बताओ। तो अब तो इतने सारे अधिनियम बन गए, ठीक है? फ़ॉरेस्ट एरिया में आ गया, कंज़र्वेटर बन गया, ठीक है? रेंजों में विभाजित हो गया, इतने रेंज यहाँ हो गया, ठीक है? अब तो पेड़-पूर्ण काट नहीं सकते, ठीक है? और जैसे अब यहाँ पे इतने सारे अधिकार इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन जब 1927 का वन अधिनियम आता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि हमारे वनों से राजस्व प्राप्त करने के लिए, हमारे यहाँ नियमों को कठोर बनाने के लिए यहाँ पे वनों को भी बाँटते हैं। क्या करते हैं? जिसमें से कि आपने सुना होगा, एक होगा तुम्हारा आरक्षित क्षेत्र, क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र, एक होता है संरक्षित क्षेत्र, क्या होता है? संरक्षित क्षेत्र, एक होता है तुम्हारे पास वन क्षेत्र, क्या होता है? वन पंचायत जिसे हम कहते हैं, वन क्षेत्र हो गया। तो इसमें इन्होंने इतने अधिक कठोर नियम बना दिए कि हमारा अपने जंगलों से इन चीज़ों को लाना क्या हो गया तुम्हारा? बहुत क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने हमारे क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया। सपोज़ दैट जैसे ही हमारा गाँव है और इस गाँव में ये हमारा पूरा जंगल है, तो इन्होंने बोला अगर तुम इस सीमा से अगर अंदर चले गए तो तुमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरपाई करनी पड़ेगी, तुमको पैसे देने पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। अब तो आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा पुराना समाज तुम्हारा कहीं न कहीं जंगलों पर ही आश्रित था। चाहे तुम्हारे पास कोई भी संसाधन है, हमारे जंगलों पर ही है, ठीक है? चाहे हम हल बनाते हैं, कुछ भी है, तो सारा का सारा तुम्हारे पास इन जंगलों से ही हमें प्राप्त होता है। अब आप लोग स घास काटने जा रहे हो, वो कह रहे कि टैक्स क्या दो? टैक्स दो। लकड़ी ला रहे हो, वो कह रहे हो क्या दो? टैक्स दो। मतलब कि कुल मिला के जंगलों में आवाजाही भी तुम्हारा क्या कर दिया उन्होंने? आरक्षित कर दिया और एक क्षेत्र तुम्हारा संरक्षित क्या है? संरक्षित। मतलब आप कुछ सीमा तक जा सकते हैं, लेकिन वो भी परमिशन लेके क्या लेके? परमिशन लेके सिर्फ़ कुछ क्षेत्रों पे जब जहाँ पे मतलब कि हम लोग जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं वन क्षेत्र। क्या कहते हैं? वन क्षेत्र। इसमें तुम्हारा बंजर भूमि भी थी और तुम्हारे पास पूरे के पूरे जहाँ पे वृक्षों से घना हुआ क्षेत्र था, वो भी इसी क्षेत्र में आरक्षित हुआ करता था, जिसमें कि हमारा जो तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारे पास समाज था, वो अपने इन चीज़ों से वंचित रह गया, जिससे कि वो प्राचीन काल से अपनी संपदा मानता था।
तो इन्हीं चीज़ों से यहाँ पे उकर के धीरे-धीरे यहाँ पे जनता विद्रोह करती है, जो कि यहाँ पे एक तिलाड़ी कांड का रूप ले लेती है, ठीक है? तो अभी इन्हीं के शासनकाल में क्यों देखो जो कि तिलाड़ी कांड होता है, वो तुम्हारे पास कहाँ होता है? टिहरी क्षेत्र में पड़ता है और उस टाइम तुम्हारे पास जो राजा थे, वो तुम्हारे पास कौन थे? नरेंद्र शाह थे, इसलिए हमको तिलाड़ी कांड को इसमें पढ़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ा-सा हेडिंग डालना है तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी कांड। ये तुम्हारे पास होता है 30 मई 1930 को, कब होता है? 30 मई 1930 को। तो इसकी पृष्ठभूमि तुम्हारे पास कहाँ से बन चुकी थी? देखो कोई चीज़ तत्कालिक कारण देखो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है? इसके मैं कह रहा हूँ कि जो दंडक थे तुम्हारे पास 1851 से क्या हो गए थे? शुरू हो गए थे, ठीक है? वनों और भूमि से जो देने वाले टैक्सों के विरोध में 1851 से यहाँ पे तुम्हारे पास दंडक शुरू हो गए थे, क्या हो गए थे? दंडक शुरू हो गए थे, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे जब 1927 का वन अधिनियम आता है, वो इसका तत्कालिक कारण था, क्या था? 1927 का वन अधिनियम इस तिलाड़ी कांड का तत्कालिक कारण था। तो 1927 में जब यहाँ पे वनों से संबंधित कठोर नियम बन जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो इनके ग्राम पंचायती क्या थी? ग्राम में जो तुम्हारे पास पंचायतें थी, इनको कहीं न कहीं राजा के दिए गए निर्देशों को मानना पड़ता था। इसलिए ये इनके द्वारा टैक्स को देने में इतना वो हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे, इन्होंने इनको अलग कर दिया, कहा कि हम अपने क्षेत्र में अपना अलग ही पंचायत का गठन करेंगे, जिससे क्या कहते हैं स्वतंत्र पंचायतें क्या बनाई उन्होंने? स्वतंत्र पंचायतों को यहाँ पे क्या करा? निर्माण किया। अपने ही क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे? स्वतंत्र पंचायतों का निर्माण कर दिया। अब जब यहाँ पे ये पंचायतें गठित हो जाती है, तो ये पता तुम्हारा किसको चल जाएगा? राजा को चल जाएगा? राजा को चल जाएगा। और हमारा जो तुम्हारे पास जैसे सपोज दैट ये टिहरी है और टिहरी में यहाँ पे सपोज ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है जो यहाँ पे यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। इस यमुना नदी के इस घाटी को हम एक घाटी यहाँ पे इसे हम कहते हैं रवाई, क्या कहते हैं? रवाई। और इस रवाई घाटी में तुम्हारे पास एक क्षेत्र पड़ता है, आपने सुना होगा बड़कोट, सुना आपने? बड़कोट, क्या सुना? बड़कोट। और इस बड़कोट क्षेत्र में यमुना नदी के तट पर एक मैदान पड़ता है, उसे हम कहते हैं तिलाड़ी का मैदान। क्या कहते हैं? तिलाड़ी का मैदान। जो ये स्वतंत्र पंचायतें थी, अब इन्होंने कहा कि आज से हम क्या आजाद हैं, क्या है? मतलब कि कोई भी रूल रेगुलेशन हम राजा का नहीं मानेंगे, ठीक है? वहाँ पे जितने भी वन अधिकारी नियुक्त हुआ करते थे, उनके साथ उन्होंने मारपीट भी करी है, मानते हैं कहीं-कहीं पे। तो जो इन्होंने उसका नाम दिया आजाद पंचायतें, क्या दिया? आजाद पंचायतें। तो इन आजाद पंचायतों का यहाँ पे क्या होता है? गठन होता है। अब देखो ये रवाई वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ तो बहुत सारे क्या होंगे? पंचायतें होंगी। तो इन्होंने एक तिथि नियत करी कि हम इस तिथि को सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे ये संकल्प लेंगे कि आज से हम स्वतंत्र आपस में क्या है? स्वतंत्र हैं और हम राजा के द्वारा दिए गए इनके जो दीवान दीवान थे, इनके राज अधिकारी हुआ करते, इनकी बातों को हम नहीं मानेंगे और आज से हमारी पंचायत क्या हो जाएगी? आज़ाद हो जाएगी। तो ये इस तिलाड़ी मैदान में ये मिलने का सोचते हैं और जो तुम्हारे पास डेट डिसाइड करते हैं वो तुम्हारे पास थी 30 मई 1930। 30 मई 1930 को ये आज़ाद पंचायतें आपस में ये मतलब कि बात मशवरा करते हैं कि हम इस दिन इस तिलाड़ी के मैदान पर यहाँ पे सारे लोग जितने भी तुम्हारे पास आज़ाद पंचायतें सारे यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? एक राजा के विरुद्ध में राजशाही के विरुद्ध में एक क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आज़ाद पंचायत उस टाइम बनाई थी, उसमें से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक थे तुम्हारे पास दयाराम, कौन थे? दयाराम। और एक तुम्हारे पास थे बैजराम, कौन थे? बैजराम। एक थे तुम्हारे पास हीरा सिंह, कौन थे? हीरा सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है? देखो किसी राजशाही के विरुद्ध अपने राज्य में ही आज़ाद पंचायतों का गठन करना, ये मतलब कि आप लोग ये मान सकते हैं कि राज विद्रोह के चलना, ठीक है? राज का विद्रोह करना, राज विद्रोह के लिए उस टाइम पे आपको पता है कि एक ही सज़ा है तुम्हारे पास, कौन-सी? मृत्युदंड, कौन-सा है? तो राजा के विरुद्ध में चलना बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे, ठीक है? तो देखो उन पे कितनी हिम्मत रही होगी कि उन्होंने अपने राज्य में अपनी पंचायतों को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। जैसे आप लोग कर सकते हैं कि जैसे कोई सरकार ने कोई नियम बना दिया, आप उसका विरोध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पुलिस उसी टाइम आके डंडे मार के चली जाएगी, जेल में डाल देगी, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे दयाराम और बैजराम हीरा सिंह जैसे लोगों के नेतृत्व में यहाँ पे आचार्य पंचायत का गठन होता है और डेट तुम्हारे पास की कौन थी? 30 मई 1930 को होती थी, ठीक है? और और इस अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है? इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पे मानते हैं कि किसी पहले यहाँ पे हरिकृष्ण रतोड़ी को भी इससे पहले के जो आज़ाद पंचायतें थी ना, उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र बनाई थी, उसको उस विद्रोह को कम करने के लिए यहाँ पे हरिकृष्ण रतोड़ी जी आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे असफल
हो जाते हैं। इतना ज़्यादा हो गया कि जो तुम्हारे पास राजा थे वो तुम्हारे पास कहाँ भाग गए? यूरोप कहाँ भागे? यूरोप भागे। यहाँ पर थोड़ा स्थिति देखो क्या होती है। अब जो ये तिलारी का मैदान था, यहाँ पे उस दिन की स्थिति बनी, जो मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हारे पास राजा थे, वो तुम्हारे पास कहाँ भागे थे? यूरोप भागे थे। और इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा राज जो तुम्हारे पास कौन सा है, टीरी राज्य है, उसका पूरा का पूरा दायित्व तुम्हारे पास किस पे आ गया? वहाँ के दरबारी दरबारियों के पास किस आ गया? दरबारियों के पास आ गया। जैसे उन पे वजीर हो गया, जो भी हुआ, ठीक है? तो उनमें से एक तिलारी कांड में जब यहाँ पे राजा का एक दीवान थे, कौन थे? दीवान थे, ठीक है? दीवान का मतलब उस टाइम पे मान के चलो कि आपका पूरा का पूरा वित्त विभाग, पूरा का पूरा जो तुम्हारे पास सेना है, आज की डेट में जिसे हम गृह मंत्री कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गृह मंत्री कह सकते हैं, ठीक है? जिसका पूरा का पूरा ज़्यादा है, उस तुम्हारे पास कौन थे? दीवान, कौन थे? दीवान थे। और उस टाइम पे नरेंद्र शाह के दीवान थे, उस तुम्हारे पास कौन थे? चक्रधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चक्रधर जुयाल थे। और ये तिलाड़ी कांड में पहुंचते हैं, क्या करते हैं? अब वहां पे देखते हैं कि भाई जनता क्या करी, इनका विद्रोह करी है। वो जितने भी वन कानून बने हैं उनकी चीज में यहाँ पे जो तुम्हारे पास जो जनता थी, क्या थी? जनता थी, वो यहाँ पे मतलब कि एक मतलब कि कोई अहिंसा तौर से, कैसे अहिंसात्मक, क्या अहिंसात्मक, कोई हिंसा नहीं करते, वैसे अहिंसात्मक रूप में तुम्हारे पास क्या करते? वहां पे विद्रोह क्या करते? राजशाही का विद्रोह कर रहे थे। और चक्रधर जुयाल यहाँ पे इनसे इतना वो हो गए थे कि अब देखो, अब एक गढ़वाली होकर के अपने राज्य के जनता पर क्या चलाता है? गोली चलाता है, ठीक है? अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास चक्रधर जुयाल थे, उनमें एक इनके जो सैन्य अधिकारी थे, उनका नाम तुम्हारा कर्नल क्या था? नथु सिंह। उनका नाम था तुम्हारे पास नथु सिंह, इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट है ना, नथु सिंह सजवान। 30 मई 1930 के इस दिन तुम्हारे पास तिलाड़ी कांड में जो तुम्हारे पास दीवान थे चक्रधर जुयाल द्वारा, इनके नेतृत्व में, कौन थे? कर्नल नथु सिंह सजवान सैन्य अधिकारी हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में यहाँ पे इस पूरे तिलाड़ी मैदान में इतने यहाँ पे मानते कि 500-600 लोग थे, कितने थे? 500-600 लोग यहाँ पे अपना मतलब कि क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस पे चक्रधर जुयाल के कहने पर नथुराम सिंह सजवान ने पूरी सेना के साथ यहाँ पे तुम्हारे क्या करी? गोली गोली चलाई, चलाई गोलीबारी करी, क्या करी? गोलीबारी करी। जिसमें से कि मानते हैं कि 250 से लेकर 300 तक लोग तुम्हारे क्या हुए थे? मारे गए थे। देखो कोई तो आंकड़ा कोई फिक्स देता नहीं है ना, राजशाही के विरुद्ध हो जाएगा वो तो कोई आंकड़ा फिक्स देगा नहीं। लेकिन मानते हैं कि कोई लोग इसमें से यमुना नदी में कूद गए, ठीक है? कई लोगों ने किसमें कूद दिया? यमुना नदी कूद दिया। किसी लोगों ने यहाँ पे जंगलों में भाग गया, ठीक है? तो यहाँ पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ, क्या हुआ? इतना बड़ा क्या हुआ यहाँ पे? नरसंहार हुआ। अब धीरे-धीरे आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से अब धीरे-धीरे यहाँ पे श्रीदेव सुमन की एंट्री होती है। अब धीरे-धीरे आपको यही सीखना है, ठीक है? यहाँ पे तो 250-300 लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। और उस टाइम तुम्हारे कर्नल नथु सिंह सजवान के उसमें, अब आपने एक सुना होगा कि जलियांवाला बाग, सुना? जलियांवाला बाग, इसमें भी आपको पता है कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए थे। वो अपने यहाँ पे अहिंसात्मक रूप से तुम्हारे पास क्या करते? विद्रोह, राजशाही के उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे वो कर रहे थे अपना। कोई ऐसे नहीं कि किसी के पास एक लाठी तक नहीं थी, इन लोगों के पास, की नहीं थी लेकिन फिर भी उस टाइम पे देखो कि जो राजशाही कितनी खराब चीज है, आप देख सकते हैं राजा के अनुपस्थिति में लगा लो कि इन्होंने क्या चला दिया यहाँ पे अपनी जनता पर? गोलियां चला दी, ठीक है? और इसके लिए एक तुम्हारा एक समिति बनती है, उसका नाम क्या था? अब यहाँ पे अब जब यहाँ पे राजा आते हैं, या तो वो देखते हैं कि यहाँ पे मतलब कि इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया, इसका कुछ ना कुछ अब जनता को खुश करने के लिए ये क्या करते हैं कि एक समिति बनाते हैं। अब इसमें देखो कि ब्रिटिश लोग क्या हैं? तटस्थ हैं, क्या है? इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को मतलब ने जब इनसे बोला गया कि भाई इनकी जाँच कराओ, तो इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास राजा के रियासती मामला क्या है? रियासती मामला है, इसमें हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं है। कौन कहते हैं ऐसे? ब्रिटिश लोग कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के इसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ पे एक समिति बनती है। उस समिति के अध्यक्ष हमारे पास कौन थे? गणेश, इनका नाम था तुम्हारे पास थोड़ा ढंग से लेना, गोस्वामी गणेश दत्त थे। इसको गणेश दत्त समिति भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर कभी पेपर में आता है कि जो तुम्हारे पास तिलाड़ी कांड में हुआ कांड था, उसकी समीक्षा के लिए या उसकी जांच के लिए गोस्वामी गणेश दत्त समिति की यहाँ पे गठन होता है। और ये समिति भी बाद में कहती है कि इसमें तुम्हारे पास जनता का क्या थी? जनता की कमी थी, किसी थी? मतलब कि जनता का ही इसमें वो मानते हैं। और यहाँ पे चक्रधर जुयाल को तुम्हारे पास इनको मानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इनकी कोई गलती नहीं थी। और लगा लो
अब लगा लो कि उस टाइम पे ऐसी स्थिति रही, राजशाही का आप देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे जनता के प्रति इतना क्रूरता से यहाँ पे वो हो रहे हैं, और किस प्रकार से अब जनता के दिलों में इनके लिए नफरत हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, जिस राजा को हम यहाँ पे भगवान का रूप मानते थे, उन्हीं के ही मतलब कि लोगों के द्वारा यहाँ पे जनता पे तुम्हारे क्या चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। और यहाँ पे 250-360, ये एक हमारे इतिहास में तुम्हारे पास क्या है, गढ़वाल में कलंक है। क्या है, कलंक है 30 में 1930 को, जिसे कि हम उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। गढ़वाल का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो तिलाड़ी कांड को कहते हैं, जो 30 में 1930 को हुआ था, चक्रधर जुयाल के उसमें हुआ था। और उस टाइम गोली किसने चलाई थी, नथु सिंह सजवाण ने। ठीक है, और इसमें 250 से 300 लोग मरे थे। और इसके लिए समिति बनाई गई थी तुम्हारे पास समीक्षा के लिए, गोस्वामी गणेश दत्त समिति। और इसके लिए आप देखो, आप जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन रही है, जितनी भी तुम्हारे पास यहाँ पे आजाद पंचायती बन रही है, आप लोग देखो कि यहाँ पे एक हमको नेतृत्व करने वाला हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारे सारे गोलीकांड में हो गए, मर गए। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक भय हो गया। क्या हो गया, भय हो गया। तो इसी भय को दूर करने के लिए इस पूरे के पूरे टीरी रियासत का जो अब जो नेतृत्व करेंगे, वो तुम्हारे पास कौन करेंगे, श्रीदेव सुमन। अब यहाँ पे थोड़ा हमारे टी राज्य में श्रीदेव सुमन की एंट्री हो जाती है, जो कि एक पूरा यहाँ पे लेक्चर होगा हमारे पास श्रीदेव सुमन जी के बारे में। वो हमारा कल होगा, जिसमें कि हम मानवेंद्र शाह अंतिम शासक और यहाँ पे श्रीदेव सुमन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास लंबी हो रही है, तो आज के लिए यहीं तक ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास ठीक लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे आपको डाउट होता है यहाँ पे कहीं पे कि यार कहीं पे गलत हो गया, कुछ हो गया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए जय हिंद।